6 का पाठ 4 किया था शब्द व्यवस्था, जिसके अंदर हमने शब्द और शब्दों का वर्गीकरण के बारे में जाना था। आज हम करेंगे पाठ 5 उपसर्ग और प्रत्यय। तो करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, समास विधि से। तो इसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम समास के बारे में। उपसर्ग है जो शब्दांश, शब्द नहीं बेटा, शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या नया शब्द बना देते हैं, वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग। जैसे बल है, वो मूल शब्द है, इसकी हमने आगे लगाया दुर, तो इससे नया शब्द क्या बन गया? दुर्बल। ऐसे ही मूल शब्द बल था, लेकिन उपसर्ग हमने चेंज किया, उपसर्ग लगाया हमने स, तो इससे क्या बन गया? सबल। इसी प्रकार से कि उपसर्ग का प्रयोग नए शब्द बनते हैं, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जो उपसर्ग होते हैं उनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते, बल्कि नया शब्द बनाने के लिए ही करते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ये 4 प्रकार के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनसे उनके जो उपसर्ग हैं वो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी भाषा के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। फिर है आपका प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। उपसर्ग कहाँ लगते हैं बेटा? शब्द के आगे, और प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे। जैसे खेल प्लस ओना क्या बना? खिलौना। दूध प्लस वाला, दूध वाला। पंजाब प्लस ई, पंजाबी। धन प्लस वान, धनवान। सुंदर प्लस था, सुंदरता। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय है जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? धातु या क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते हैं धातु या क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय, और तदित प्रत्यय होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगने वाले प्रत्यय। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप। जैसे पढ़ना शब्द है, पढ़ना का मूल शब्द यानी धातु क्या उसमें? पढ़। ऐसे ही पढ़, लिख, उड़, इस तरह के जो शब्द हैं उनके साथ में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने वाले शब्द कहलाते हैं तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लड़ में आई लगा बना लड़ाई, तैर में आंख पर लगाया तैराक, उड़ में आन उड़ान, चुन में आओ चुनाव। ठीक है। ऐसे ही तदित प्रत्यय है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कर्ता, कार्य करने वाले का ज्ञान कराते हैं। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तदित प्रत्यय, जैसे पंडित से में आई बनाया लगाया पंडिताई, लोहा में आर लगाया लोहा, डिब्बा में इया लगाया डिबिया, मानव में ता लगाया मानवता। तो अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे कहाँ लगते हैं? हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होते हैं? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग किन्हें कहते हैं, कहाँ लगते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या नया शब्द बनाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं। ए प्लस भाव, अभाव। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है? तो हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के। तीसरा है प्रश्न हमारा, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय हैं जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। जैसे लड़ प्लस आई लड़ाई, भूख प्लस आ भूखा। जो हिंदी के उपसर्ग कितने प्रकार के हैं? उसके अंदर 4 प्रकार में आपका आएगा, संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के और संस्कृत के अव्यय। ठीक है बेटा। आगे इसकी एक्सरसाइज में नीचे लिखे शब्दों में से मूल शब्द उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। निर्गुण। निर्गुण में मूल शब्द क्या है? गुण, और उपसर्ग क्या है इसमें? निर। दुर्गुण में दुर प्लस गुण, निडर नी प्लस डर, सुकर्म सु प्लस कर्म। अपमान में अप और मान, विदेश में विदेय वी प्लस देश, उपयोग में उप प्लस योग, सम्मान में सम प्लस मान। नीचे लिखे उपसर्गों के योग से 2 शब्द बनाइए। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अति प्लस अंत, अत्यंत। ये बेटा जो हमने यण संधि पढ़ी थी उसी के उदाहरण से। अपमान, अप से बना अपमान, अपयश। अन से बना अनपढ़, अनमूढ़। ला से बना लाइलाज, लापरवाह। ना से बना नालायक, नापसंद।
अनुरूप, अनुकरण, प्रतिकूल, प्रतिपक्ष, अधपका, अधखिला, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा, अवगुण, अवनति। प्रत्यय अलग करने हमने इसमें गर्व प्लस इला, गर्विला, अपनत्व में अपना प्लस त्व, सजावट, सजा प्लस आवट, सुंदरता, सुंदर प्लस ता, पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, भूलना, भूल प्लस ना, तैराक, तैर प्लस आग, उड़ प्लस आन, ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक, भौगोलिक, भूगोल प्लस इक, सड़ियल, सड़ा प्लस इयल, लुटिया, लूटा प्लस इया, लुटिया। आगे है प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाइए। आई से दो बना, पढ़ाई, लड़ाई। ई से गरीबी, अमीरी। आकू से पढ़ाकू, लड़ाकू। दार से दुकानदार, जमींदार। त्व से अपनत्व, मनुष्य। आवट, सजावट, लिखावट। इयल, सड़ियल, मरियल। ईन, रंगीन, कुलीन। ता, वीरता, सुंदरता। वान, कोचवान, गाड़ीवान। ऐसे शब्द लिखिए जिनमें उपसर्ग और दोनों प्रत्यय दोनों हो, जैसे स्वतंत्रता और अपमानित। स्वतंत्रता में उपसर्ग हो गया स्व, मूल स्वतंत्र और प्रत्यय है ता। ऐसे अपमानित में अप प्लस मान प्लस इत। तो ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे करते हैं समास। समास क्या है बेटा? समास भी शब्द निर्माण की विधि है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द को संक्षिप्त रूप में बनाने की विधि समास कहलाती है। कि दो या दो से जब अधिक शब्द मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करने की विधि है समास। ठीक है बेटा? जैसे यहाँ पर चित्र में दे रखा है घुड़सवार, ठीक है, इसको हमने घोड़े पर सवार है, इसको संक्षेप में क्या कर दिया? घुड़सवार। रसोई के लिए घर, रसोई घर। 10 आनन वाला, रावण। माता पिता, माता और पिता, माता पिता। तो इनको संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? समास। आगे देखते हैं समस्पद। समास में होता है समस्पद। समास की प्रक्रिया से जो नया शब्द बने उसे समस्पद कहते हैं। जैसे घुड़सवार। समास विग्रह। समस्पद को तोड़कर पुनः पूर्व स्थिति में ला देना क्या कहलाता है? समास विग्रह। जैसे घोड़े पर सवार, कि उसको संक्षेप रूप करने का वो तो हो गया समस्पद आपका, और उसको दोबारा से पूर्व स्थिति में यानी उसको अलग अलग कर देना दोनों शब्दों को, वो कहलाता है आपका समास विग्रह। समास के भेद। समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद भी अव्यय की तरह काम करे, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अब हमने अव्यय बेटा चैप्टर में पढ़े थे अभी, इससे पहले शब्द व्यवस्था में, जिसमें हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे। जो अविकारी शब्द होते हैं वो ही अव्यय भी कहते हैं उन्हें। तो जिसमें पहला पद अव्यय हो और समस्त पद भी अव्यय की तरह काम करता है और पूर्व पद प्रधान हो, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आजीवन। तो यहाँ पर आ क्या है? आपका अव्यय शब्द है। इसका विग्रह हुआ जीवन भर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक जी। आजन्म, जन्म भर। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। हाथों हाथ, हाथी हाथ में। इन उदाहरणों में पहला पद आ यथा प्रति प्रधान है तथा अव्यय है। ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण। फिर है आपका तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तथा समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह यानी परसक का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह आप सभी जानते हो कि जो कारक की विभक्ति है, जैसे ने, को, से के लिए वो। तो जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, और जब विग्रह करते हैं तो ये लग जाती हैं। जैसे समस्त पद है आपका राजपुत्र, इसका विग्रह किया तो क्या गया? राजा का पुत्र। तो कौन सी यहाँ पर कौन सी आ गई? ये विभक्ति लग गई कारक की, तो ये हट जाएगी तो समस्त पद बन जाएगा। गुणहीन, गुण से हीन। वनवास, वन में मास। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। फिर है आपका द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो। 2 पद बताए थे कि आपको समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, यानी एक पहले वाला पद और एक दूसरे वाला। जैसे चौराहों में पहला पद और राह दूसरा पद। तो द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होगा, कोई ना कोई संख्या का शब्द होगा। तो जैसे चौराहा, और इसको जब हम समास विग्रह करते हैं तो हम इसमें समूह या समाहार लगाते हैं। चौराहा 4 राहों का समाहार। सप्त ऋषि
7 ऋषियों का समूह, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समाहार, पंचवटी 5 वटियों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार। तो इसके 6 वेद है, जिनमें से 3 वेद हमने कर लिए हैं, बाकी के 3 कल करेंगे और बाकी इसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। So let's start our today's class. In the previous class we discussed our exercise 4.2 and 4.3 in which we learn about how to add the integers and how to subtract the integers if we have different signs or if we have both of the same sign. So let's start our today's class. In 4.3 exercise we have, 4.4 exercise we have multiplication of integers. How to multiply the integers. First of all the sign will be मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल जो है हमारे पास वो है, अगर मल्टीप्लाई में क्या हो पहले प्लस साइन हो, उसके बीच में क्या हो मल्टीप्लाई साइन और बाद में क्या हो नेगेटिव साइन, तो क्या होगा ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है वहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस हो मल्टीप्लाई में प्लस तो भी क्या होगा रिजल्ट माइनस। ठीक है, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव में क्या हो जाता है प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई में प्लस भी क्या होता है प्लस। ठीक है, तो सेम कल जैसे ही है कि प्लस साइन में जब सेम साइन होते हैं तो क्या होता है प्लस, सेम साइन हो तो क्या हो प्लस, और जब डिफरेंट साइंस होते हैं तो क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, और वैल्यूज का क्या होता है जो मल्टीप्लिकेशन में उनको सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट क्वेश्चन 70 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 70 मल्टीप्लाई विद 2 इज 140। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है माइनस, डिफरेंट साइन, साइन किसका आएगा माइनस, तो यहाँ क्या आएगा में माइनस। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई विद 12 इज 12 6 72। ठीक है, अब सेम साइन है, दोनों सेम साइन है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, 72 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज 0 एंड व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई 0 बाय एनी नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, अगर डिवाइड भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाय समथिंग देन भी आंसर क्या आता है 0, मतलब 0 अपॉन में कुछ लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब यही होता है अपॉन में लिख सकते हैं, तो वहां भी हमेशा क्या आता है रिजल्टेंट 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। सो दे आर अगेन मल्टीप्लिकेशन साइंस, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज क्या है, 3 वैल्यूज को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो साइन रूल तो वही सेम रहेंगे, प्लस माइनस वाला, डिफरेंट साइन तो माइनस और सेम साइन तो प्लस, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे 2 नंबर्स की पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन जो साइन, फॉर एग्जाम्पल 17 और 10 की करते हैं 170 हो जाएगा। ठीक है, साइन क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या है किसके आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है, डिफरेंट साइन मतलब साइन किसका आएगा नेगेटिव का। आगे क्या साइन है यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा 15। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 35 5 5 5 85 एंड 1 7 एंड 1 5 5 2, तो कितना आएगा 2 55। अब यहाँ देखो माइनस और इसके आगे कुछ नहीं प्लस, डिफरेंट साइन तो साइन किसका आएगा माइनस। ठीक है, तो या तो हम इन दोनों की पहले कर ले और इसके बाद इससे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी ग्रुपिंग में वो कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है सिर्फ इन 2 स्टार्टिंग वालों को ही करें, जरूरी नहीं इन दोनों को ही करें, हम इन दोनों को भी कर सकते हैं लास्ट और इसको। ठीक है, सिर्फ 2 को ग्रुपिंग बनानी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन तीसरे वाले नंबर से करना है, लेकिन ये सिर्फ किस में होता है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, आगे ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस उन सब में चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन है हमारे पास 4 नंबर से, तो हम यहाँ 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो साइन होगा बीच में, फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 की कितनी हो जाएगी 15, दोनों का साइन सेम है मतलब प्लस साइन ही होगा। साइन क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया, अब -8 मल्टीप्लाई विद 6, दोनों का मल्टीप्लाई करा, आया आंसर कितना है यहाँ पे 48, और लेकिन दोनों साइन क्या डिफरेंट तो माइनस हो जाएगा। जब 2 ऑपरेशन एक साथ लग रहे या 2 साइन सिंबल एक साथ हो तो हम क्या कर लेते हैं दूसरे को ब्रैकेट में वो पुट कर देते हैं ना। 15 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, साइन क्या है यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ओवरऑल साइन क्या आएगा माइनस। अब 48 को 15 से करेंगे क्या हो जाएगा 5 4 जा 28 24 1 8 जा 1 1 4 0 12 और 6 और 7, तो कितना आ गया -720। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ, अगर 2 हो 3 2 से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो तो हम क्या करते हैं ग्रुपिंग बना लेते हैं उनकी, और उसके बाद रिस्पेक्टिवली उनको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 4 थी तो हमने स्टार्टिंग 2 पेयर्स और लास्ट के 2 पेयर्स और बीच में ऑपरेशन क्या हमारे पास मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द नेक्स्ट वन वी हैव डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स। नाउ डिवाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन तो
इसी अकॉर्डिंगली लेंगे। अगर वहाँ पे है डिफरेंट साइन तो साइन क्या आएगा, ओवरऑल साइन क्या आएगा, माइनस में, ठीक है। लेकिन अगर साइन सेम हो तो वहाँ ओवरऑल साइन क्या आएगा, प्लस में। अब पहले हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। 5 तो हमें किससे डिवाइड करना है, 45 से, मतलब 5 आउटसाइड द डिविजन साइन एंड 45 विल कम इनसाइड। नाउ 5 9 द 45 कंप्लीटली डिवाइडेड, तो कितना आ गया आंसर, 9। अब यहाँ देखो साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ओवरऑल साइन क्या आएगा, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट वन में क्या है हमारे पास, 12 को करना है हमें किससे डिवाइड, सॉरी 840 को डिवाइड करना है 12 से। ना 12 की टेबल में क्या होगा, 12 7 का 84 होता है कंप्लीटली, और ये 0 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो 70 इज द आंसर। अब देखो यहाँ साइन क्या है, सेम साइन है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस साइन, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था डिफरेंट साइन में माइनस आता है और सेम साइन में क्या आता है, प्लस होता है, तो यहाँ भी क्या आएगा आंसर, प्लस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता है 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर 18 ही लगा लो, तो क्या हो जाएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। जैसे 0 मल्टीप्लाई विद समथिंग ऑलवेज कम्स इक्वल्स टू 0, एंड 0 divided by any number then it will always equals to 0. But whenever we have 18 divided by 0, that means 0 is divided by something, तो वो हमारे पास आंसर कभी नहीं आता। जिसका मतलब क्या बन जाता है, 18 डिवाइडेड बाय 0, और ये नंबर हमारे पास कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर डिफाइन नहीं होता है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपका कभी नहीं आएगा, अभी तो हायर क्लासेस में हो सकता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीजर। हमें क्या करना है, फाइंड करना है इंटीजर जिसका प्रोडक्ट, हुज प्रोडक्ट विद -1, जिसका हम प्रोडक्ट करें किसके साथ, -1 के साथ, और आंसर क्या है, -325, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम -1 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर क्या है, -2, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई विद डैश नंबर दैट विल बी इक्वल्स टू -2, तो हम -1 को किससे मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो साइन क्या है, माइनस, मतलब यहाँ पे साइन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब हमें वैल्यूज की मल्टीप्लाई करनी है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाए, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे होगा -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे क्या आ जाए आंसर, -325। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन है, मतलब यहाँ डिफरेंट साइंस होंगे, डिफरेंट साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब 1 वैल्यूज का देखते हैं हम, वैल्यू यहाँ 325 है, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना है किस नंबर से, 325 आ जाए, 1 को उसी नंबर से करेंगे जिससे हमारे पास वही नंबर आ जाए, ओरिजिनल नंबर। सो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 325 इज द इंटीजर। जो इंटीजर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, प्लस का 325, दैट विल बी मल्टीप्लाई विद -1 विल गिव अ आंसर ऑफ -325, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द साइन। साइन क्या होगा, इफ वी मल्टीप्लाई 4 पॉजिटिव साइंस एंड 4 नेगेटिव साइन, मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर 4 नेगेटिव इंटीजर्स और 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ओवरऑल क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 4 प्लस साइन हो गए। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 4 नेगेटिव साइंस को भी उनके साथ वो करना है मल्टीप्लाई, इन्हीं का नेगेटिव ले लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 एंड मल्टीप्लाई विद -3, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ देखो 4 नेगेटिव साइंस हो गए, 4 पॉजिटिव साइंस हो गए। अब मल्टीप्लाई करना और ओवरऑल साइन बताना हमें। 2 की ग्रुपिंग में हम कर लेते हैं इनको, जो रह जाता है उनको एज इट इज लिख देंगे। हो गए 2 की ग्रुपिंग, 2 2 द 4, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई, 3 3 द 9, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो सेम साइन क्या हो जाएगा, प्लस में ही आएगा आंसर 4, और यहाँ पे भी क्या है, सेम साइन तो प्लस में। अब यहाँ प्लस प्लस में ही है, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या हो जाएगा, 81 को 16 से करना है, 6 1 जा 48, 1 और 8, तो 6 9 और 12 96 इज द आंसर। और ओवरऑल साइन क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, प्लस साइन, तो इन सबका जो ओवरऑल साइन क्या आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज -1495 इफ वन ऑफ द नंबर इज -23। यहाँ पे क्या गिवन है, प्रोडक्ट है 2 इंटीजर्स का, प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उनमें से एक नंबर क्या है, -23 इज द फर्स्ट इंटीजर, सेकंड वन हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाई में, और दैट विल बी इक्वल्स टू -1495, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से तो है नहीं, तो हम सीधा बोल दे कि वो होगा, तो क्या करते हैं, ये जो सिंबल है हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब जो इसके साथ हमें सिर्फ x फाइंड करना है, इसके साथ जो वैल्यू है इधर -23 वो क्या है,
मल्टीप्लाई में इधर जाके वो हो जाती डिवाइड, ठीक है। अगर यहाँ डिवाइड में होती इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती, और अगर इधर प्लस में होता तो इधर जाके क्या हो जाता माइनस, और माइनस में होता तो इधर आके क्या हो जाता प्लस। तो यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लाई में तो -1495, और इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगी 23 के साथ, और वो भी -2, ठीक है। अब दोनों साइन सेम दिख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे प्लस होगा ओवरऑल। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 23 को 1495 और 23 से मल्टीप्लाई करना है। 23 5 जा 15 10 और 11, 3 6 जा 18 12 और 13 138, ठीक है। तो 6 जा 138, आंसर विल बी 1 1 और 15 5 से कम्प्लीटली डिवाइडेड, तो आंसर क्या आ गया अब हमारे पास 65, ठीक है। और दोनों साइन सेम थे इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है। और अगर डिफरेंट साइन होते तो यहाँ क्या आ जाता माइनस साइन। सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गॉट ऑल द कंटेंट एंड हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4. Tomorrow class we discuss about our chapter number 5. Thank you. Good morning students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, as you know, we do our revision work of class 6 which is completed in previous video. So in today's video we start a new topic for class 6, chapter number 7, living and non-living things. In this chapter we study how our surroundings include living things and non-living things. Living things which have life on it and perform basic function of life like growth, reproduction, excretion, etc. Whereas non-living things do not have any life. They do not move with the help of other person, like bed, chair, wood, etc. are included in non-living things. So students, let's start our today's topic, living and non-living things. We have to know about what are the things which we read in this chapter. So introduction of this chapter is, in our daily life we see a large number of things. हम अपनी डेली लाइफ में क्या है काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, अलग अलग टाइप्स की है, जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ देखते हैं, अलग अलग शेप कलर साइज़ की। तो इसमें ही बोल रखा है ऑल दिस थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये जो जितनी भी थिंग्स है वो क्या होती है एक दूसरे से डिफरेंट अलग होती हैं, ठीक है। कैसे अलग होती हैं? दे डिफ़र इन कलर, साइज, शेप एक्सेट्रा। ये कलर में, साइज़ में, शेप में एक्सेट्रा अलग अलग होती है। जैसे क्या है, कोई किसी का कलर ब्लू है, किसी का रेड है, किसी का साइज़ क्या है स्मॉल है, किसी का लार्ज साइज़ है। शेप अलग अलग टाइप की शेप हो सकती है, जैसे आपका सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। और शेप का मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक के रूप में ही शेप होगी। जैसे आपका क्या हो सकता है, किसी भी थिंग की आपकी टेबल की शेप अलग होती है, चेयर की शेप अलग होती है। तो इस टाइप से डिफरेंट शेप्स, कलर और साइज़ के बेसिस पे दे मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आल्सो। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी क्या होती है डिफरेंट होती हैं। कैसे? हम टेबल का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को रखने के लिए करते हैं, बेड का इस्तेमाल हम सोने के लिए करते हैं, चेयर का इस्तेमाल हम सिर्फ बैठने के लिए करते हैं। तो ऐसे ही उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है डिफरेंट है। ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स का भी क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अलग फंक्शन कुछ होते हैं, प्लांट से कुछ अलग फंक्शन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं स्मॉल साइज होते हैं, उनके फंक्शन कुछ अलग होते हैं। Also we come across paper, pencil, furniture, birds, trees, animal, etc. On the basis of characteristic, scientists divide these things into two groups. अब क्या कह रहे हैं, हम अपने सराउंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे पेपर, पेंसिल, फर्नीचर, बर्ड्स, ट्रीज, एनिमल एक्सेट्रा। इस बेसिस पे हमने क्या किया है, साइंटिस्ट ने क्या किया है, सॉरी, इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है आपका लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स क्या है, जो लिविंग थिंग्स वो जो बेसिक फंक्शन है लाइफ की वो क्या करती है परफॉर्म करती है, जैसे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सब। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी नहीं कर सकती, ना उनकी कोई ग्रोथ होती है, ना उनमें कोई रिप्रोडक्शन होता है। मतलब उनकी जो थिंग्स है नॉन लिविंग उनमें कोई लाइफ नहीं होती, मतलब कोई जान नहीं होती है। अगर हम उनको मूव करते हैं तभी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, वरना उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। ये आपका है इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट अवर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती है,
वो चीज़ें जिसके अंदर लाइफ होती है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, लिविंग थिंग्स बोल रहे हैं। लाइक प्लांट, इंसेक्ट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग आर लिविंग थिंग्स। जैसे आपके प्लांट है, इंसेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, ये सब क्या है, लिविंग बीइंग्स है। द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जिनमें कोई लाइफ नहीं होती है खुद की, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोल रहे हैं। लाइक वुड, पेपर, सन, मून, स्टोन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल क्या क्या बताए इन्होंने, जैसे वुड कोई भी लकड़ी हो गया, पेपर कागज़ हो गया, आपका चांद, सूरज, पत्थर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। अब क्या कह रहे हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो नेचुरल भी हो सकती है, मतलब हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, और मैन मेड या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग्स ने उसे बनाया है। लाइक नेचुरल, लाइक स्टोन, वुड, सन, मून, ये सब है आपकी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। लाइक वेयर ग्लास, प्लास्टिक, पेपर आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। आपका जो सूरज है, चांद है, लकड़ी, पत्थर, ये सब क्या है, नेचुरल है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और आपका जो प्लास्टिक है, पेपर है, ये सब है आपका मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, देर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू लिविंग थिंग्स, दे कैन मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब क्या कह रहा है, लिविंग थिंग्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, जो मैंने अभी बताया था कि बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वो बेसिक फंक्शन में क्या आएगा, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सब क्या लिविंग थिंग्स फॉलो करते हैं। लेट अस स्टडी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इन डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की। वो उसमें फर्स्ट आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हमारे जैसे भी जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी बॉडी डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है। कौन से सेल से मिलकर बनी होती है और हम उन टाइप्स ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, ये सब हम बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। कैसी शेप है लिविंग बीइंग्स की, ये सब। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इज़ मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है उनकी जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, बनावट है, उनका एक डेफिनेट शेप है, एक प्रॉपर शेप है, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। A cell is the smallest structure and functional unit of life. Also we can say that cell is a fundamental unit of life. अब क्या कह रहे हैं, हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी सारे सेल से मिलकर बनी होती है, और जो सेल है हाँ क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्योंकि सेल के बिना कोई भी बॉडी का शेप, साइज या कुछ भी बॉडी का नहीं बन सकता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सेल। सो सेल इज़ आल्सो लाइक अ हाउस बिल्ड ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि एक घर ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही लिविंग थिंग्स है वो सेल से मिलकर बनी होती है। ईच सेल इज़ लाइक अ कंपार्टमेंट विच कंटेन्स अ राउंड पार्ट इन द सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द सेल। अब क्या कह रहा है, जितने भी सेल होते हैं, हर इंडिविजुअल सेल क्या होता है, ये आपका सेल है, सेल के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हर सेल के अंदर अपना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी जो न्यूक्लियस क्या करता है, जितने भी फंक्शन होते हैं सेल के वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस भी आपके एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू। अब क्या कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल, जो सेल काफ़ी सारे सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी फॉर्म्स एन ऑर्गन। अब क्या कह रहा है, आपका ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाता है और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन। ऐसे ही ग्रुप ऑफ ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करेंगे एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोसेस नोन एज ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम को हम ह्यूमन बींग्स भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन होते हैं, आपके हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ये सब ऑर्गन सिस्टम है। तो आपका क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। नेक्स्ट इज ये आपका सेल, जैसे ये सेल है, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो मिलकर एक हर जो ऑर्गन है अपना इंडिविजुअल फंक्शन करता है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे ह्यूमन
ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं या कुछ भी लिविंग थिंग्स हैं। इन कॉन्ट्रास्ट देर आर सम स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब ये तो क्या हो गया, आपको ह्यूमन बींग से बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, तो वो क्या हो गया, आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, जो सिर्फ एक ही सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल एनिमल कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब ये जो नंबर है सेल्स का, उसके बेसिस पे एनिमल्स को किस में क्लासिफाई किया गया है, दो में क्लासिफाई किया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, सिंगल सेल्स, यूनिसेलुलर का मतलब होगा सिंगल सेल, मल्टी का मतलब होता है आपका मोर देन 2, सेलुलर का मतलब होता है सेल, तो दो से ज़्यादा सेल से मिलकर जो बना होता है उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। सो वी कैन से दैट अमीबा, पैरामीशियम एंड यीस्ट विच हैव अ सिंगल सेल प्रेजेंट आर नोन एज यूनिसेलुलर। अब आपका जो अमीबा है, ये अमीबा है, पैरामीशियम है, ये क्या है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। अदर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स विच हैव मोर देन वन सेल इन देयर बॉडीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अब क्या कह रहे हैं, जैसे अदर एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, उनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपके बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। नो लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मोलिक्यूल्स एंड नॉट सेल। अब क्या कह रहे हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो तो सेल से मिलके बने होते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो किससे मिलके बने होते हैं, मोलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम सेल नहीं बोल सकते हैं। आल्सो इट्स एक्स्ट्रा बिट पॉइंट, रॉबर्ट हुक, an English scientist, discovered cell in 1665. He studied a very thin piece of cork and saw several honeycomb-like boxes in the comb piece, which he named as cells. अब क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट हुक ने, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, उसने सबसे पहले क्या की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया था, एक कोर्क का जो पीस है या फिर बार को, पाइन ट्री की जो छाल होती है उसको सबसे पहले यूज़ किया था। उसमें उन्होंने स्टडी करते टाइम तक क्या देखा था, उसकी स्ट्रक्चर के हनीकॉम्ब लाइक थी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस टाइप से थी। ठीक है, इस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर थी। लेकिन ये जो हनीकॉम्ब का उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, उसके अंदर उन्होंने ये देखा था कि इसके अंदर ये जो सेल्स बने हुए हैं, इनके अंदर कुछ भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ये होलो है अंदर से। ठीक है, अब इसलिए इसका नाम सेल्स पड़ा था। क्यों? क्योंकि लैटिन वर्ड में एक वर्ड है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है होलो, स्मॉल बॉक्स, इसलिए इस वर्ड से इन्होंने इसका नाम दिया था सेल। So students, your today's homework is that you have to write down the exercise of chapter 7 in your fair notebook. Exercise A is tick the correct option. You have to write down this exercise in your fair notebook. Next, exercise number B is fill in the blanks. Exercise C is write T for true and F for false statement of the given. एक्सरसाइज डी इज़ राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं उनमें आपको वन वर्ड फॉलो करने हैं, मैंने ऑलरेडी फिल कर दी है। आपको ये एक्सरसाइज सिर्फ अपनी फेयर नोट में राइट डाउन नोट करनी है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Students, welcome to our online classes. This is for class 6. In previous class, we have completed our first chapter, short question answer of chapter 1st, history, and today we do the long question answer of this chapter. Now we start our class. Our first question is state the significance of history. तो significance मतलब कि क्या क्या विशेषताएं हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री से हमें हिस्ट्री का क्या महत्व है। हिस्ट्री टेल अस अबाउट हाउ पीपल लिव्ड, एक्ट एंड ड्रेस्ड इन पास्ट। कि हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारे भूतकाल में या हमारे अतीत में लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे और क्या पहनते थे। हिस्ट्री टेल अस अबाउट द ह्यूमन ग्रोथ एंड सिविलाइजेशन।
हिस्ट्री हमें बताती है मानवीय वृद्धि एवं सभ्यता के बारे में, मानवीय विकास एवं सभ्यता के बारे में। हिस्ट्री टेल अस अबाउट द कल्चर हेरिटेज ऑफ वंस ओन कंट्री, और हिस्ट्री हमें बताती है सांस्कृतिक विरासत जो होती है किसी देश की, उसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन। कि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, मतलब जो लिखित सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, वो हमें बताने हैं। द टाइप ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, द लिटरेरी सोर्सेज आर टू टाइप्स, रिलीजियस, फर्स्ट क्या है, रिलीजियस लिटरेचर, दोज बुक्स एंड मनुस्क्रिप्ट्स विच प्राइमरली डील विद रिलीजन, की जो बुक्स धर्म के आधार पे लिखी गई हैं उनको क्या कहते हैं, रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। एग्जाम्पल है द वेदास, द एपिक्स, की वेद या पुराण। सेकेंड इज सेकुलर लिटरेचर, दोज टेक्स्ट विच गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए नॉन रिलीजियस नेचर, कि ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष जो साहित्य होता है जिसके अंदर हम धर्म के अलावा जो भी कुछ जानने को मिलता है, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, कि जो हिस्ट्री है उसका हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सॉरी, जो इतिहास, जो हमारी देश की जो ज्योग्राफी है, जो हमारे देश की जो भौगोलिक अर्थव्यवस्था है या भौगोलिक जो हमारी स्थिति है, उसका हिस्ट्री हमारे देश के इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने उल्टा बोल दिया था कि ज्योग्राफी पे क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारे देश जैसा है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे कोस्टल एरियाज हैं, तो उसका हमारी हिस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ता है। माउंटेन इन नॉर्थ हिमालय प्रोवाइडेड ए नेचुरल बैरियर टू इंडिया बाय कीपिंग अवे इन्वेडर्स एंड कोल्ड विंड्स, कि जो उत्तरी भाग में हमारे हिमालय माउंटेन है वो एक प्राकृतिक बाधा पैदा करता है भारत को किन किन से बचाने के लिए, जो विदेशी जो आक्रमणकारी लोग होते हैं उनसे, और ठंडी हवाओं से। लॉन्ग कोस्टलाइन हैज़ ऑल्सो अनेबल हर टू ट्रेड, और जो लंबी लंबी तट रेखाएं हैं वो इसको व्यापार करने में मदद करती हैं। रिवर्स हैव प्रोवाइडेड फर्टिलिटी टू द सॉइल प्रोमोटिंग ह्यूमन सेटलमेंट, और जो नदियां हैं वो प्रोवाइड करती हैं उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, और ह्यूमन को रहने के लिए सेटलमेंट, की जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है वहीं पे मानव ज़्यादा बसाव करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स गिव एग्जांपल्स। तो आंसर है इंस्क्रिप्शंस आर द रिटन टेक्स्ट विच हैव बीन क्रेवल ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल, पिलर, टैबलेट। कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो रिटन टेक्स्ट होते हैं और सॉलिड ऑब्जेक्टिव, सॉलिड चीज़ों के ऊपर, जैसे कि दीवार होती है या कोई पिलर है या कोई शिलाखंड है। एग्जाम्पल है इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता पीरियड, कि गुप्त काल के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिक्ट्स। एडिक्ट्स आर रिटन रिकॉर्ड टू रॉयल कमांडेंट विच वर इशूड बाय रूलर। कि एडिक्ट्स क्या होते हैं, कि राजा महाराजा जो कोई अपनी नियम, जो अपने रूल्स लागू करते थे या उनकी जो उनके द्वारा जो फरमान जारी किए जाते थे, जैसे कि अशोक का एडिक्ट, अशोक ने जो अपने लेख लिखे हैं उसकी जो मान्यताएं हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर बेस्ड प्राइमरली ऑन द मटेरियल रिमेन्स लेफ्ट बाय पीपल लॉन्ग अगो। कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, कि वो मटेरियल जो पीछे बच जाता है, पुराने लोग एक जगह पे रहते हैं, वहाँ से कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, या एक पुरानी सभ्यता है वो नष्ट हो जाती है, तो उसके जो कुछ अवशेष बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। पुरातत्विक जो अवशेष होते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड बरीड डीप अंडर द अर्थ। और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ के अंदर बहुत गहराई में पाए जाते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मोन्यूमेंट, केव्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एटसेट्रा। और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इमारतें हैं, गुफाएं हैं, सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं। नाउ वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री। नेम ऑफ द चैप्टर इज द अर्लीस्ट सोसाइटी।
आवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज हु वर होमाइंड्स, कि होमाइंड्स कौन है. होमाइंड्स वर नॉट एग्जैक्टली ह्यूमंस बट हैड मैनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स विद ह्यूमंस, कि होमाइंड्स एग्जैक्टली ह्यूमन के जैसे नहीं थे लेकिन ह्यूमन से उनकी विशेषताएं मिलती जुलती थी. मतलब कि जो पुराने टाइम के मानव थे, वन मानुष थे, वो होमाइंड्स कहलाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई वर अर्ली ह्यूमन नोमैडिक, कि जो अर्ली ह्यूमन था वो एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब घुमंतू क्यों था. द अर्ली ह्यूमन वर नोमैडिक, अर्ली मैन घुमंतू इसलिए था इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, कि वो भोजन और मतलब अपने रहने की तलाश में घूमता रहता था, अपने रहने की जगह ढूंढता रहता था. थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड द अर्ली ह्यूमन लिव ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड, कि जो अर्ली टाइम है, जो अर्ली ह्यूमन था वो पुराने टाइम में कहाँ रहता था. प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लिव्ड इन नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, जो पुराने मानव थे वो कहाँ रहते थे, प्राकृतिक जो गुफाएं थी और जो रॉक्स की जो शेल्टर्स थे, रॉक के बने हुए जो मकान थे उनमें, मतलब रॉक को काट के वो अपना मकान बनाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द अर्ली ह्यूमन वियर, कि अर्ली ह्यूमन जो थे वो क्या पहनते थे. द अर्ली ह्यूमन वियर क्लॉथ्स मेड बाय स्टिचिंग हाइड्स एंड बार्क्स, कि क्या पहनते थे, या तो पशुओं की खाल पहनते थे या पेड़ों की छाल पहनते थे. नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज नियोलिथिक रिवोल्यूशन, कि नियोलिथिक रिवोल्यूशन, नियोलिथिक क्रांति क्या थी. द मैन्स लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड, कि मानव की जो जीवन था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था. मैन स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स एंड स्टार्टेड कल्टिवेशंस, मानव ने परमानेंट मतलब कि एक जगह स्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर दिया था और खेती करनी स्टार्ट कर दी थी. ऑल दिस डेवलपमेंट आर नोन एज नियोलिथिक रिवोल्यूशन, और यही सारी चीज़ें किस नाम से जानी जाती है, नियोलिथिक रिवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है. नाउ आवर वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द अर्ली ह्यूमन यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन, कि जो प्राचीन मानव था, जो अर्ली ह्यूमन था, वो स्टोन्स के टूल क्यों बनाता था. द अर्ली ह्यूमन यूज टूल मेड ऑफ स्टोन्स बिकॉज द अर्ली easy availability of stone in his surrounding stones was hard enough to be used as weapon. They could also be shaped and sharpened according to man's need. कि जो अर्ली मैन थे वो स्टोन टूल इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि स्टोन उनके आसपास मिल जाते थे और जो स्टोन थे वो हार्ड होते थे और मानव उनको जिस तरीके से शार्प करना चाहता था, जिस तरीके से डालना चाहता था, उस तरीके से उनकी कटाई कर सकता था. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब द पैलियोलिथिक एज, की पैलियोलिथिक एज के बारे में डिस्क्राइब करना है अब हमें. द पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज इज बिगन अराउंड 5 lakh BCE and lasted till about 10,000 BCE. कि जो स्टोन एज थी, जो पैलियोलिथिक एज थी या ओल्ड स्टोन एज थी, वो 5 लाख वर्ष पहले स्टार्ट हुई थी और 10,000 तक चली थी. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, और ये 3 फेजेस में बटी हुई थी, लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर और लेट पैलियोलिथिक. लोअर पैलियोलिथिक एज नॉन एज आइस एज, की लोअर पैलियोलिथिक एज थी उसको आइस एज के नाम से जाना जाता था. द अपर पैलियोलिथिक एज वॉज मार्क्ड बाय ए वार्मर क्लाइमेट, और जो अपर पैलियोलिथिक एज थी उसके अंदर जलवायु गर्म होने लग गई थी. ठीक है, जो लोअर में तो आइस थी, आइस एज कहलाता था, और इसमें अपर पैलियोलिथिक में जो जलवायु थी वो गर्म होने लग गई थी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज नियोलिथिक एज डिफरेंट फ्रॉम मीसोलिथिक एज, कि जो नियोलिथिक एज है वो मीसोलिथिक एज से कैसे अलग है. इन नियोलिथिक एज देयर वाज सम वेरी रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन द लाइफ ऑफ मैन. द अर्ली मैन गेव अप नोमैडिक लाइफ एंड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट. मैन बिगेन टू ग्रो हिज ओन फूड. कि नियोलिथिक एज में क्या था कि मानव के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन आए. उसने जो घुमंतू जीवन था, नोमैडिक लाइफ थी, वो जीना छोड़ दी और अब वो स्थायी रूप से रहने लग गया और मानव ने अपना खुद का भोजन पकाना स्टार्ट कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केव पेंटिंग एंड रॉक शेल्टर, कि केव पेंटिंग और रॉक शेल्टर का क्या इंपॉर्टेंस है. द केव पेंटिंग एंड रॉक शेल्टर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन. These paintings depict hunting, ritual and ceremonies. Bhimbetka in MP is an example of rock shelter. The rock painting and drawing found in it.
कि जो केव पेंटिंग और रॉक शेल्टर हैं वो हमें एविडेंस देते हैं कि जो प्राचीन मानव था उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनका जीवन का जो स्तर था, जीवन शैली थी वो कैसी थी। और जो पेंटिंग होती हैं वो किस बेस पे होती है, या तो हंटिंग करते हुए होती है, या किसी मान्यता के आधार पे होती है, या किसी ओकेजन के आधार पे होती है। ठीक है। भीमबेटका की जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है वो एक रॉक शेल्टर का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे क्या क्या मिलती है, रॉक पेंटिंग और ड्राइंग मिलती है। आवर 5th क्वेश्चन इज हाउ वॉज फायर यूजफुल टू अर्ली ह्यूमन, कि आग अर्ली ह्यूमन के लिए कैसे उपयोगी है। द डिस्कवर ऑफ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर must have facilitated cooking. Fire protected early man from wild animals. It saved man from the harsh winter of ice age. की जो डिस्कवरी है आइस की फायर की, उसने क्या किया, मानव को, अब मानव खाना पका के खाना स्टार्ट कर दिया था, और जो जंगली जानवर थे उनसे भी वो अपना प्रोटेक्ट कर लेता था, और जो आइस एज थी उसमें वो ठंड, कड़ाके की जो ठंड पड़ती थी उससे भी अपनी सुरक्षा कर लेता था। So students, today we complete our revision work, geo, history and civics. In next class we do our next chapter of our syllabus. Thank you. Have a nice day. This is for 6th class. Students, today we are going to start with the next topic of models. They are may and might. Now let's start. Now topic is may and might. Next is can, could and be able to. We will complete it. Now we will start with the topic may and might. May is used to seek or express permission formally. हम किसी से परमिशन लेते हैं formally तो we will use may. जैसे हम बोलते हैं मैम को, मैम may I come in, you may come in, ऐसे. Next is to indicate a strong chance or possibility. जब किसी चीज़ की कोई ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी होती है कि ये काम करना ही है, पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं उसको करने के, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मे. देयर मे बी सम रेन दिस आफ्टरनून, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है रेन. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर. कोई विश करता है, एक्सप्रेस करता है कि हम विश कर रहे हैं प्रेयर करने के लिए, या फेथ है या होप है किसी चीज़ को काम करने की, उम्मीद है करने की, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, यानी कि उम्मीद कर सकते हैं हम. नेक्स्ट इज माइट इज़ यूज्ड एज टेंस ऑफ मे, यानी कि जो इक्विवेलेंट यानी कि पास्ट टेंस के लिए हम माइट वर्ड यूज़ करते हैं. एज द पास्ट इक्विवेलेंट टेंस ऑफ मे का पास्ट टेंस क्या है, माइट, और हम पास्ट टेंस के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, माइट. टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, फॉर परमिशन एंड द सेम थिंग. यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑल्सो. मदर सेड दैट वी माइट गो फॉर अ पिकनिक. I asked Anita if I might see her wedding album. Next is to suggest a very weak possibility, यानी कि बहुत कम चांसेस होते कुछ करने के. यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी कि आफ्टरनून में रेन होगी, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी. यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारे पास कम है. जब हमारे पास पॉसिबिलिटी कम होगी तो वी आर गोइंग टू यूज़ माइट, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी तो हम मे वर्ड यूज़ करेंगे. अनुभव माइट रिटर्न सूनर दैट एक्सपेक्टेड, यानी कि जो हमने सोचा था उससे मतलब कि हो सकता है वो जल्दी आ जाए पर वो नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी कम है यहाँ पे. टू एक्सप्रेस एन ऑफ़र और सजेशन, अपने ऑफ़र या सजेशन किसी को देते हैं हम, तो उसमें भी हम माइट वर्ड यूज़ करेंगे. यू माइट ट्राई कॉलिंग द हेल्प डेस्क, कि आप ट्राई कर सकते हो या सजेस्ट कर रहे हो आप उसको कि आप वहाँ पे जाके कॉल कीजिए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज ऑफ मे और माइट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली और मच बेटर यू कैन अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स विद मे और माइट. इट डैश बी टू लेट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक नाउ. इट मे. You may
have thought about it earlier. Next is I have not practiced hard but I might. अब देखो यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, प्रैक्टिस्ड सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, और आपको पता है हम पास्ट टेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, might. So according to the rules we will put here might win the game. The rain might not stop at all, यानी कि यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है कि क्या पता बारिश बंद हो या ना हो. If it does not, we may have to cancel the match altogether, यानी कि अब हमें ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अगर बारिश बंद नहीं हुई तो वी विल मे, यानी कि ये ज़रूरी है कि हम मैच को कैंसिल कर देंगे. यू मे कंसिडर टेकिंग अप योगा फॉर फिज़िकल फिटनेस. ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें फ़िज़िकल फिटनेस के लिए योगा को लेना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ डैश ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू and dash you be blessed with a long life. यहाँ पे put करेंगे might and here we will put may. They may have, यहाँ पे may क्यों put करेंगे, क्योंकि उसके ड्रीम्स जो हैं वो कम ट्रू, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. might you be blessed with a long life, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम होती है. They may have returned last night. रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न वर्ड है तो हम यहाँ पे माइट वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है कि वो वापस लास्ट नाइट तक आ जाएंगे या नहीं. मे आई चेक टू सी इट इफ़ दे आर बैक, मैं उसको चेक कर सकता हूँ अगर वो वापस आ जाते हैं तो. नाउ वी completed with the may and might. Now let's start with the next topic, that is will and shall. will और shall दोनों ही फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं, आप सबको पता है. सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल एंड शेल विथ सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस. टू एक्सप्रेस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस वी विल यूज़ विल एंड शेल एज यू ऑल नो. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन. I will carry your books. मैं आपकी बुक्स कैरी कर सकता हूँ, ये हमारी क्षमता है, विलिंगनेस है ये हमारी कि मैं कर सकता हूँ. नेक्स्ट इज़ फॉर प्रॉमिस, आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम. ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं नेक्स्ट टाइम बेटर करूँगा. आई विल अचीव माई गोल, ये हमारी डिटर्मिनेशन है कि मैं अपना गोल अचीव करूँगा. टू एक्सप्रेस इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ विल. यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑल्सो. आई विल गो टू मीट ग्रैंडमा टुडे. टू इंडिकेट हैबिट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, हैबिट्स जो हमारे जो हम डेली यूज़ पे करते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं कि हमें ये करना ही करना है, ये हमारी हैबिट हो जाती है, उनके साथ भी हम विल यूज़ करते हैं. शी विल लिसन टू म्यूज़िक अलोन फॉर आवर्स इन हर रूम, यानी उसकी हैबिट हो गई है कि वो लेट मतलब काफ़ी देर तक अब अकेले ही अपने रूम में गाने सुनती है. टू प्रिडिक्ट मतलब होता है कि किसी चीज़ को सोचना, किसी चीज़ को अपने ही मन में कुछ ना कुछ मतलब प्रिडिक्ट करना. इसमें है मोहित विल बी अ ग्रेट म्यूजिशियन वन डे, यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि मोहित एक दिन बहुत बड़ा गायक म्यूजिशियन बनेगा. टू फॉर्मली अनाउंस सम फ्यूचर इवेंट, यानी कि जब हम कोई भी अनाउंस करते हैं फ्यूचर इवेंट कि भाई हाँ ये होने वाला है, देन वी आर गोइंग टू यूज़ विल. नाउ फॉर द शेल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनली फ्यूचर सिंपल टेंस, यू नो, बट वी आर गोइंग टू यूज़ विद फर्स्ट पर्सन. हम फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में हम शेल वर्ड यूज़ करेंगे. टू एक्सप्रेस सम ऑफर्स और सजेशंस, अगर हमें किसी को सजेशन देनी है या कोई ऑफ़र करना है कुछ, तब भी हम क्या करेंगे, शेल यूज़ करेंगे.
टू एक्सप्रेस अ कमांड, यानी कि किसी को हमें कमांड देनी है या प्रॉमिस करना है या थ्रेट करना है तो क्या करेंगे हम, तब भी हम वर्ड यूज़ क्या करेंगे, शेल। कि अगर हमें किसी को कमांड देनी कि तुम्हें जाओ ये काम करना ही करना है फॉर फ्यूचर पर्पस, then only we are going to use shall. So on the basis of this we are having a book exercise, students. You can have a look here. We is the first person you see here, so we are going to use here we shall certainly have time for lunch. Where shall we go? Where shall we go? You will suffer for this, he swore. I shall see. First person we are going to use shall. Price will go up next summer. So like this you are going to fill this book exercise on your own. 3 sentences I have done. Thank you everyone. Student, today's session I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 23 of class 6th GK. Chapter name is World Languages. So let's start. Student, today's session chapter number 23 is World Languages. Here various type of languages are given that are generally spoken by all over the world peoples. Okay, so there are about 6500 languages spoken all over the world. कितनी लैंग्वेजेस स्पीक की जाती हैं? 6500. At least 92 of them can be heard on the street of New York. और जो 92 लैंग्वेज वो कहाँ पर सुनी जाती है? स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क में, मीन्स न्यूयॉर्क जो कंट्री है उसमें. हेयर 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. यहाँ पर जो 10 लैंग्वेजेस गिवन है आपको जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में स्पीक की जाती है. ओके, फर्स्ट वन इज मंडारिन. मंडारिन इट मोस्ट वाइडली यूज स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय द इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी. मीन्स जो फॉरनर है वो भी इसको यूज करते हैं और हिंदुस्तानी लोग भी. इट इज़ नेटिव लैंग्वेज of 2/3 of the population of the China. इसका 2/3 पार्ट कौन से देश के लोग स्पीक करते हैं? चाइना के. However, it is not easy to learn at each word can be pronounced in 4 different way. मीन्स ये जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी नहीं है लर्न करना इसको, मीन्स इसको स्पीक करना, जिसमें कोई भी वर्ड है उसको 4 वे से हम उसको स्पीक कर सकते हैं. ओके, तो ये जो मंडारिन लैंग्वेज है ये सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली लैंग्वेज है. ओके, नेक्स्ट वन इज स्पेनिश. स्पेनिश जो लैंग्वेज है स्पोकन इन जस्ट अबाउट एवरी साउथ अमेरिकन कंट्री. ये कहाँ बोली जाती है सबसे ज़्यादा? जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वहाँ पर. ओके, नेक्स्ट वन इज रशियन. जो रशियन लैंग्वेज है इज वन ऑफ द 6 लैंग्वेजेस इन द UN. रशियन इज ए स्पोकन not only mother country but also in Belarus, Kazakhstan and US. Now student, जो रशियन लैंग्वेज है वो मदर कंट्री मीन्स रशिया के लोगों के थ्रू ही नहीं स्पीक की जाती. ये कजाकिस्तान जैसे कंट्री भी इसको बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज इंग्लिश. स्टूडेंट, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो जनरली सभी कंट्रियों में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको यूज किया जाता है. तो मीन्स एवरी कंट्री पीपल्स डज नॉट हैव मोस्ट स्पीकर्स. मीन्स जो ये लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज इसको बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, बस ये हर कंट्री में एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको स्पीक किया जाता है. नेक्स्ट वन इज हिंदुस्तानी.
हिंदुस्तानी एक प्राइमरी लैंग्वेज है ऑफ इंडिया एंड हैज़ ए ह्यूज नंबर ऑफ डायलॉग्स विच हिंदी इज मोस्ट कॉमनली स्पोकन। जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है वो इंडिया की प्राइमरी लैंग्वेज है और ये मोस्टली इंडिया के कंट्रीज़ को यूज करते हैं स्पीक करने में, बट अदर कंट्री जो इसके डायलॉग्स हैं उसको यूज करते हैं स्पीकिंग में। नेक्स्ट वन इज है अरबिक। जो अरबी भाषा है वो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंग्वेज एंड इज स्पोकन इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट है वहाँ पे ज़्यादा स्पीक की जाती हैं और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मीन्स बहुत ही पुरानी भाषा है। नेक्स्ट वन इज बंगाली। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज में इंडिया में जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज वो कौन सी है? संस्कृत। बंगाली जो लैंग्वेज है वो बांग्लादेश है। एवरीबडी स्पीक बंगाली बीइंग कनेक्टेड विद इंडिया। ओके, जो लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं और इंडिया से भी कनेक्ट मीन्स इंडिया में रहते हैं फिर भी वो बंगाली लैंग्वेज ही यूज करते हैं। इट्स नंबर ऑफ पीपल हैज़ ग्रोन मेजरली। ओके, नेक्स्ट वन है पोर्टुगीज मीन्स पुर्तगाली जो लैंग्वेज है इट इज यूजुअली स्पोकन इन ब्राज़ील। नेशनल लैंग्वेज मीन्स जो ब्राज़ील जो कंट्री है उसकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? पुर्तगाली लैंग्वेज। ओके, और जो हमारा इंडिया है उसकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। मकाओ, अंगोला, वेनेजुएला एंड मोजाम्बिक ये जो कंट्रीज है ये भी पुर्तगाली लैंग्वेज को यूज करते हैं। सो स्टूडेंट ये भी मोस्ट वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन इज मलया इंडोनेशियन। जो मलया इंडोनेशियन लैंग्वेज है वो कौन लोग स्पीक करते हैं? स्पोकन इन बोथ मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो ये दोनों कंट्री इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रेंच। फ्रेंच इज ऑल्सो कॉल्ड मोस्ट रोमांटिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको क्या बोला जाता है कि ये एक रोमांटिक लैंग्वेज है। फ्रेंच इज स्पोकन इन टोन ऑफ कंट्री बेंगोलियम, कन्नाडा, हतेची एंड एटसेट्रा। इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोर देन 25 कंट्री। तो स्टूडेंट जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये भी इंग्लिश की तरह एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है। कितने कंट्री में? मोर देन 25 कंट्रीज में। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से लर्न करना है कि जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीकिंग करने वाली लैंग्वेज कौन कौन सी है। आई एम अगेन रिपीटिंग मंडारिन, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश, हिंदुस्तानी, अरबिक, बंगाली, पोर्टुगीज, मलया इंडोनेशियन, फ्रेंच। You have to learn these all language and write a assignment in your notebook. That is your assignment. Your assignment is write 10 most spoken languages all over the world. Okay. स्टूडेंट आपकी जो चैप्टर है उसके नीचे ये गिवन है स्निप्ट। स्निप्ट में आपको कुछ बेसिक या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो आपको उसको भी रीड करना चाहिए। द UN इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच ट्राई टू मेंटेन पीस बिटवीन द कंट्रीज, मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। मीन्स जो UN है, यूनाइटेड नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी देशों को एक जगह कंबाइन करना चाहता है। इट हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश एंड अरबिक। ओके, नाउ स्टूडेंट यू हैव टू रीड the snippets given below the chapter, every chapter. Okay, the question from the exam asked from these snippets means जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो स्निप्ट में से भी आ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj from
MLP International School, Rajpura. So student, as we are doing the revision part of the reader for class 6th, today in the previous video we have just done the exercise, and in this today we will just do the question answer of chapter number 6, the divine elephant. So let us start. So student, first question देखिए, where did the king rule? How was his nature? राजा कहाँ राज्य करता था और उसका स्वभाव कैसा था? So answer of the question number first is the king ruled on small kingdom named Magad. मगध नाम के राज्य पे राज करता था and his nature was very cruel. उसका नेचर जो है बहुत ही क्रूल था. So now see the question number two. Which of the elephants was his favorite? Why? कौन सा एलिफेंट उसका फेवरेट था और क्यों था? Now see the answer number 2. His favorite elephant was a beautiful white elephant because it had all the features of a great human being and it looked almost divine with 6 inches wide hole around its forehead. यानी कि इसमें जो है फेवरेट उसका जो हाथी था वो वाइट एलिफेंट था क्योंकि उसके अंदर वो सारे गुण थे जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में होते हैं, समझदार इंसान में होते हैं, और बीइंग ऑलमोस्ट डिवाइन, और उसकी जो है दिव्य शक्तियां थी जिससे कि उसके कैसे पता चलता था, उसके फोरहेड पे 6 इंच वाइड एक होलो था, तो उससे जो है उसकी जो है सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है डिवाइन हो जाती थी. Now see the question number 3. Why were the people impressed on seeing the auspicious elephant? How did they show their appreciation for it? जो लोग थे वो इस ऑस्पिशियस यानी कि दिव्य जो हाथी था इसको देख करके क्यों इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने इसको कैसे अप्रिशिएट किया? Now answer of this question is, on seeing the huge elephant so beautifully decorated, the people impressed on seeing the auspicious elephant, they show their appreciation for it by loudly. अब इसमें क्या है कि हाथी को देखकर, उसकी सुंदरता को, उसकी सजावट को देखकर लोग उससे इम्प्रेस हुए और उस हाथी को देखकर उन्होंने जो है जोर से जो है चिल्लाकर जो है उनका जो अपनी अप्रिशिएशन जो है जाहिर की. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट विकेड प्लान डिड द किंग मेक टू गेट रिड ऑफ द ऑस्पिशियस एलिफेंट? उस जो है ऑस्पिशियस एलिफेंट से छुटकारा पाने के लिए राजा ने क्या जो है विकेड प्लान किया, क्या प्लानिंग की? So answer of this question number 4 is, to get rid of the auspicious elephant, the king thought of a wicked plan that would make the elephant death as an accident. उस auspicious elephant से छुटकारा पाने के लिए जो गलत प्लान, विकेड प्लान जो राजा ने बनाई वो ये थी कि वो ऐसी प्लान बनाना चाह रहा था जिससे कि ऐसा प्रतीत लगे लोगों को कि एलिफेंट को मारा नहीं गया है बल्कि उसका एक्सीडेंट हुआ है. Now see the question number 5. Could the king succeed in his plan? What did the auspicious elephant do? क्या राजा अपने प्लान में सफल हुआ? उस जो है दिव्य हाथी ने क्या किया? Now answer of the question number 5 is, no, the king was not succeed in his plan. The auspicious elephant did all the tasks given by the king. यानी कि राजा अपने जो है प्लान में सफल नहीं हुआ. उस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने जो जो टास्क जो है उस दिव्य हाथी को दिए थे वो सारे टास्क जो है उस हाथी ने कंप्लीट कर लिए थे. नंबर 6 देखिए क्वेश्चन, व्हाट पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द
Mahabhat reached the king's ears before departing. Was he right in saying so? यानी कि जब वो अलग हो रहे थे, महावत के कौन से वर्ड राजा के कानों में पड़े, क्या वो शब्द सही थे जो उसने कहा था? So answer number 6 is, before departing, Mahavat said to the king that he is not worthy to possess such a divine elephant, having many extraordinary divine power, which he used for the happiness of others. Yes, he was right in saying so. इट मीन्स वॉट, जब महावत जो है हाथी को लेकर राजा से अलग हो रहा था, तब उसने राजा से कहा था कि तुम इस लायक नहीं हो जो एक जो है दिव्य हाथी को रख सके, जिसके पास की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जो लोगों की खुशी के लिए अपने पावर्स को इस्तेमाल करता है। और जो वर्ड्स उसने कहे थे वो बिल्कुल सही थे। Now see the question number 7. How did the king of Varanasi welcome the auspicious elephant and the Mahabhat? Why did fortune flourish to his kingdom? यानी कि वाराणसी के राजा ने उस एक्यूपिशियस हाथी और महावत का स्वागत कैसे किया, और क्या उसकी जो है किंगडम, उसके इस फॉर्च्यून से उनको कोई लाभ हुआ? Now answer of this question is, when the king of Varanasi came to know about elephant stood in the sky, he realized that it was not an ordinary elephant. So he addressed to the elephant with respect, I am in need honored that such a divine elephant and its affectionated Mahavat have come to my kingdom. The king asked them that if the purpose of their arrival is to help him and looking after his subjects, then he may come down in garden. सो इसमें जो है वाराणसी पर के पास जाकर के जब आकाश में हाथी और महावत खड़े थे, तो उसको देख करके जो है रिस्पेक्टफुली जो है वाराणसी के राजा ने उनका इनवाइट किया, उनका रिस्पेक्ट की और उनसे कहा कि अगर उनका आने का पर्पस उनकी जो है राज्य को उनके हेल्प करनी है, तो वो उनको नीचे बुलाने के लिए उनको कहते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट, ये एफ जो है इसका एक्सरसाइज का, इसमें है थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सोचना है, क्वेश्चन आंसर देने इसके। तो पहला देखिए, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू किल द ऑक्यूपेशियस एलिफेंट? किंग ने जो है उस ऑक्यूपेशियस एलिफेंट को मारने की क्यों सोची? व्हाट डिड ही डू टू एक्सिक्यूट हिज प्लान? और उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया? नाउ सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, द किंग डिसाइडेड टू किल द ऑक्यूपेशियस एलिफेंट बिकॉज ही बिकेम फेमस अमंग किंगडम which was not in favor of the king. So he executed his plan. He decided to take the elephant to the mountain Vipula and then make it fall in the forceful waterfall. So student, इसमें जो है राजा ने एक्यूपेशियस एलिफेंट को मारने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि उसकी ख्याति पूरी किंगडम में फैल गई थी, वो फेमस हो गया था और उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने डिसाइड किया कि माउंटेन विपुला में ले जाकर ऊपर से जो है इसको टास्क कुछ ऐसा करने के लिए कहेंगे कि वो हाथी वहां से सीधा वाटरफॉल पे गिर जाए और उसकी डेथ हो जाए।
Now see the question number 2. Why did the Mahavat ask the auspicious elephant to go to Varanasi? महावत ने उस दिव्य हाथी को जो है वाराणसी जाने के लिए क्यों कहा? What was the effect of their presence in Varanasi? और जब वो वाराणसी पहुंचे तो उनकी प्रेजेंस का लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा? Now see the answer of question number 2. The Mahavat asked the auspicious elephant to go to Varanasi because his king was wise and noble. The effect of their presence in Varanasi was positive. The king respectfully welcomed them in his garden. महावत ने एक्यूपिशस को वाराणसी जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वहां का राजा जो है वो वाइस और नोबल था और उनका इफेक्ट, उनकी प्रेजेंस का इफेक्ट वहां पे वाराणसी पर ये पड़ा, पॉजिटिव पड़ा, क्योंकि राजा ने जब उसे देखा तो रिस्पेक्टफुली उनको वेलकम किया और अपने गार्डन में उनको इनवाइट किया। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट स्टार्ट द 7th चैप्टर एंड सेम एज यूजुअल एज बिफोर इन द प्रीवियस वीडियो आई यूज्ड टू से दैट आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।